ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कुछ ये नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉइंट्स नए आ जाएंगे, कुछ है, लेकिन यस कराने का तरीका थोड़ा सा बदलेगा बेटा। और एड ऑन इसमें है डेप्रिसिएशन, जैसे बीआरएस में तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट वही बातें थी, ठीक है, बट डेप्रिसिएशन के अंदर नई नई बातें काफी आएंगी। ठीक है, तो वो कौन सी नई बातें होंगी, आइए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर इस चैप्टर के अंदर, अच्छा सर ये कितने मार्क्स का आता है बेटा, ये ना 5 to 8 मार्क्स का आता है। और मैं ये बोलूंगा कि ये हर अटेम्प्ट में नहीं आता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूं हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे बीआरएस हर अटेम्प्ट में आता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन आप कह सकते हो 2 अटेम्प्ट में एक बार आता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आने के कम चांसेस हैं, बट यस 5 नंबर ऑन एन एवरेज आप लगा सकते हो कि आता ही आता है। ठीक है, अब सर ये डेप्रिसिएशन क्या होता था सर, ध्यान है आपको क्या होता था डेप्रिसिएशन? क्या होता था? हराशन, हाँ हराशा, क्या बोलते हैं? गुड, मेरे को नया वर्ड सीखने को मिला है। ठीक है, तो उसका और थोड़ा और अच्छे से समझाओ हिंदी, मतलब क्या हुआ? हाँ, अच्छा, और होता क्या है डेप्रिसिएशन वैसे सिंपल शब्दों में अगर बोले तो? कैन आई से depreciation is fallen value of asset। एसेट तो भाई फिक्स्ड एसेट भी होता है और करंट एसेट भी होता है। कौन सा एसेट? फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल या इंटेंजिबल? टेंजिबल। और इंटेंजिबल भी होते हैं क्या फिक्स्ड एसेट? देखो भाई, अगर मैं लिखना नहीं आपको ये बात, क्या मैं बोल सकता हूँ टेंजिबल एसेट हो गया आपका लैंड एंड बिल्डिंग, इंटेंजिबल हो गया आपका गुडविल। जब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, गिरती है, तो उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? डेप्रिसिएशन। क्या गुडविल की वैल्यू गिर सकती है? गिर सकती है, तो उसको क्या बोलूंगा? हम्म बताइए, क्या बोलते हैं? वर्ड आपने सुना हुआ है वो? amortization सर। करेक्ट, द वर्ड इज amortization। ठीक है जी, तो मैं आपके साथ ना अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ amortization की। क्यों नहीं कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। लाइफ में आपने अभी बेटा अकाउंट्स बहुत सारी पढ़नी है, तो ये amortization आप कहाँ पढ़ोगे? कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है वहां पर। ठीक है, हम अभी क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन। और आपको एक चीज क्लियर करके देता हूँ, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको क्या लग रहा है ये मेरे रूल्स हैं या कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं कि ये मेथड होता है WDV SLM, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, और यही चीज कंपनीज में अप्लाई हो रही है। आप यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, या जब आप CA CM में बन जाओगे तो उसके बाद बेटे कंपनी में यही लॉ रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। और ये कौन बनाता है रूल्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ? किसने बनाया ये? ICAI ने। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ICAI ने इसके रूल्स बनाए हैं। और आप ये कह सकते हो कि इसका रूल स्कूल में ना आपने कुछ सुना है कि AS इसके अंदर ये रूल है, तो ध्यान है कौन सा AS था? देखो पहले था ये 6 में, यानी कि मैं तुम्हें जो भी डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, उसका सोर्स क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, वहां पे लिखी हुई है बात। लेकिन आज के टाइम पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हटके ये किस में आ गया बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो आप ये बोल सकते हो कि तुम क्या पढ़ रहे हो? AS। ठीक है जी, छोटा सा अपडेट और दूंगा। AS10 के अंदर 2 चीजें हैं, ये पढ़ना है तुमने AS10 लाइफ में, फाउंडेशन में नहीं इंटरमीडिएट में, पूरा डिटेल 2 क्लास लगती है AS10 के ऊपर। AS10 में 2 चीजें हैं, एक है कि फिक्स्ड एसेट के बारे में वो बात करता है, और दूसरी बात करता है
डेप्रिसिएशन। हम लोगों को फाउंडेशन में सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? सर ये फिक्स्ड एसेट तो हमें पता ही है बेटे, इतना नहीं पता, समझ रहे हो? बहुत सारी और हजारों बातें हो सकती हैं एसेट को लेकर, ठीक है? तो आप ये जरूर कह सकते हो कि डेप्रिसिएशन में इससे आगे फर्दर कॉन्सेप्ट नहीं पड़ेगा, इंटरमीडिएट में भी नहीं आएगा बच्चे, और फाइनल तो अभी जो तुम पढ़ रहे हो दैट इज टू द मैक्सिमम, ठीक है जी? चलिए, तो इन शॉर्ट आपको ये सब कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? बस आपको ये समझना है कि सर जी ये जो डेप्रिसिएशन हम पढ़ रहे हैं ना, ये टेंजिबल के ऊपर है बस, ठीक है? हाँ ये जरूर है कि आप यहाँ पर फिक्स्ड एसेट जो है टेंजिबल है, ठीक है? और जो इनटेंजिबल होते हैं उनके ऊपर क्या होती है बेटा? अमोर्टाइजेशन, ठीक है? वैसे लिख लो कि हमें पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल के ऊपर अमोर्टाइजेशन, बट हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सो बेसिकली दोबारा डेफिनेशन पर आता हूं मैं। डेप्रिसिएशन सर हमने लिखा इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अच्छा एक बात और बताता हूँ, आज के टाइम पर हम लोग फिक्स्ड एसेट वर्ड यूज नहीं करते। किसी बच्चे को पता है क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? कुछ आइडिया? फिक्स्ड एसेट की जगह बेटा एक कुछ वर्ड यूज होता है, और आपने सुना भी हुआ है ये, कोविड के टाइम पे पीपीई किट सुना है ना? पीपीई है। फिक्स्ड एसेट की जगह बेटा क्या वर्ड यूज होता है आज के टाइम पर? पीपीई। अब सवाल ये है सर ये पीपीई क्या है सर? ये वर्ड तुमने जिंदगी में कब सुना? भी कोविड के टाइम पे पीपीई किट पहनते हैं, ये वो वाला पीपीई है, समझ रहे हो? इसकी फुल फॉर्म है भाई साहब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। देखो सिंपल सी बात है, सारी बातें वही है, जो फिक्स्ड एसेट होता था वो वही है। जैसे ये एसी, प्रोजेक्टर, फैन, फर्नीचर, ये फिक्स्ड एसेट है। लेकिन क्या मैं आज के टाइम पे इसको फिक्स्ड एसेट बोलता हूँ? नहीं बोलता, नाम बदल गया बस इसका। क्या नाम हो गया बेटा? पीपी, ठीक है? तो आप दो चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हो, AS6 से नाम चेंज होकर क्या हो गया? AS10। और बेटा फिक्स्ड एसेट पुराना नाम था, अब क्या नाम हो गया बच्चे? पीपी। क्लियर है? ठीक है सर। सर अगर हमने गलती से लिख दिया फिक्स्ड एसेट, देखो ऐसा नहीं है कि नंबर कट जाएंगे, बट कोशिश करना पीपीई लिख लो तो ज्यादा बेटर है, ठीक है? सो डेप्रिसिएशन क्या होता है ये दोबारा आते हैं, इट इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ पीपीई। और कौन से पीपीई? टेंजिबल पीपीई, ठीक है जी? अच्छा सर ये वैल्यू क्यों गिरती है सर? ड्यू टू, क्या लगता है आपको क्यों गिरती है वैल्यू? ड्यू टू यूज। तो क्या मैं कह सकता हूं ड्यू टू यूसेज ऑफ द एसेट? इसको बोल सकता हूँ यूज करोगे तो वियर एंड टीयर होता है बेटा। सिंपल सी बात है, मैं कोई एसेट को यूज करूंगा तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। और कोई रीजन? हम्म और कोई रीजन जो गिरे वैल्यू? सर चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, और क्या कह रहे हो? टाइम। मार्केट वैल्यू आप कह सकते हो, तो उसको मैं डिनोट कर देता हूं चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी? और क्या रीजन हो सकता है बच्चे? अच्छा एक चीज बताओ, अगर सपोज करो मैं एक गाड़ी खरीदता हूँ, ठीक है? मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदी, और बेटा मैं उसको ना अपने घर में ड्राइंग रूम पर लगा दी मैंने गाड़ी। मैंने कहा भाई इसको यूज नहीं करूंगा, एकदम कवर लगा दिया, और 4 साल से वो मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी है, मैंने यूज ही नहीं करी, ठीक है? मैंने कहा मैं यूज करूंगा तो वैल्यू गिर जाएगी, ठीक है? तो मुझे बताइए, क्या 4 साल से जो गाड़ी मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है, क्या उसकी वैल्यू भी गिरी होगी नहीं गिरी होगी? गिरी होगी।
तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि डेप्रिसिएशन ऐसा नहीं है बेटा कि सिर्फ आप यूज कर रहे हो तो गिरता है। आप ये कह सकते हो कि ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज ए फ्लक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता है, क्या मैं कह सकता हूँ, वैल्यू गिरती रहती है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने तो एसिड यूज ही नहीं करा तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा। लैंड और बिल्डिंग पे बढ़ती है। बिल्डिंग पर नहीं होती, आप कभी भी लैंड को डेप्रिशिएट नहीं करते हो, ठीक है। और उसका एक रीजन होता है, क्या रीजन होता है, हम लैंड को क्यों नहीं करते डेप्रिशिएट, ठीक है, मैं उसका रीजन देता हूं, ठीक है। चलो मैं उस पॉइंट पर अभी आ जाऊंगा इस रीजन लिखने के बाद, ठीक है, आपको आज रीजन बता दूंगा, ठीक है। तो सर अगर मैं यूज करूंगा तो मेरी वैल्यू गिरेगी। सर अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे आज आप सबसे ज्यादा क्या देखते हो बेटा, किस टेक्नोलॉजी में चेंज आता है, कह सकता हूँ मोबाइल फोन एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये ना एक मेरा ब्लूटूथ डिवाइस है, ठीक है, ये मैंने 4 साल पहले खरीदा होगा शायद से। आज बेटा ये ऑनलाइन अगर मेरे को इसका चार्जर चाहिए ना तो चार्जर अवेलेबल नहीं है, और आज ये प्रोडक्ट सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है। आप सोचो ब्लूटूथ डिवाइस, इसका कहीं पे ना चार्जर मिलेगा, ना ये ठीक होगा, ना कुछ, ठीक है। सो बेसिकली आपके सामने जैसे कैमराज हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, भाई उनकी टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है कि उनकी वैल्यू गिर जाती है। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो बेटा मोबाइल फोन्स। और एक होता है बच्चे, सर और किस वजह से वैल्यू गिर सकती है, एक होता है ऑब्सोलीन्स। सर ये ऑब्सोलीन्स क्या होता है, किसी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही गायब हो जाना, ठीक है, किसी चीज का बिल्कुल, जैसे आपको याद है कि ऐसे टीवी आते थे वो पीछे बड़े वाले, है ना, बॉक्स वाले, किसी के घर में है अभी, है, ठीक है। लेकिन एक मिनट, ठीक है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूँ आज के टाइम पे मार्केट में मिलते हैं ये, ठीक है। और आपको ध्यान होगा एक स्कूटर आते थे पहले, वो चेतक वाले, ठीक है, अब आते हैं। आज के टाइम पे तो मतलब वो एंटीक होगा, अगर कोई खरीद ले उसको येलो कलर का ले ले तो कहते भाई ये तो पुरानी यादें ताजा है ना। तो बेसिकली ऑब्सोलीन्स क्या होता है कि किसी टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ही गायब होता है, तो उस वजह से भी आपकी वैल्यू गिरती है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड ऑब्सोलीन्स। टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब ये नहीं होता बेटा आपका एसेट बिल्कुल ही आउटडेट हो गया, आप यूज कर रहे हो। जैसे अभी अभी आपने देखा, अभी आईफोन 13 आया, ठीक है, तो जैसे ही 13 लॉन्च हुआ ना तो आईफोन 12 के प्राइस का क्या हो गया, ठीक है, जो आई थिंक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मान लो 70,000 का फोन था, वो अब कितने का होगा बेटा, 50। लॉन्च होते ही वैल्यू गिर जाती है। तो ये तो होता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, और ऑब्सोलीन्स होता है किसी प्रोडक्ट का बिल्कुल गायब हो जाना। तो ये सारे थ्योरेटिकल मतलब हो गए कि सर जी ये डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, ठीक है। अब मैं नीचे छोटी छोटी बातें लिखता जाता हूँ, ठीक है। और आपका जो पॉइंट था ना कि वो क्यों है, ठीक है, सो ड्यू टू दीज रीजंस। अब आप मुझे बताइए, कैन आई से इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, क्या मैं बोल सकता हूँ डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, या पैसे लगते हैं। मान लो जो मैंने सपोज करो एसी खरीद लिया, 1 साल बाद अगर 5,000 वैल्यू गिर गई तो मैं एसी के अंदर 5,000 डाल दूंगा, या वो मेरे को किसी को देना है 5,000 जो वैल्यू गिर रही है, नॉन कैश एक्सपेंस है। एक बार आपने फिक्स एसेट खरीद लिया, अब उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन जो लग रही है, मेरी जेब से पैसा नहीं जा रहा बेटा, लेकिन मैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर उसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलता हूँ, ठीक है जी। अच्छा अगर नॉन कैश एक्सपेंस है तो आप मुझे बताइए इसको कहाँ दिखाऊंगा मैं, बैलेंस शीट या पीएनएल, क्या मैं बोल सकता हूँ इट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड, ठीक है जी, ठीक है जी। इट हैज, अच्छा अब आपका लाइफ वाले की बात पर आता हूं, इट इज चार्ज्ड
ऑन पीपीई, हाँ सर हमें पता है कि पीपीई की वैल्यू कम होती है तो पीपीई की वैल्यू पे चार्ज करा जाता है, हैविंग लिमिटेड यूजफुल लाइफ। बेटे ये उन एसेट्स के ऊपर चार्ज करा जाता है जिनकी लाइफ क्या होती है बेटा, लिमिटेड। एंड बाय लिमिटेड आई मीन टू से भाई किसी की 5 साल है, किसी की 10 साल है, किसी की 6 साल है, किसी की 2 साल है, किसी की 3 साल है, डिपेंड करता है जी एसेट टू एसेट। लेकिन आप मुझे बता दीजिए लैंड हैज लिमिटेड लाइफ और अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। तो लैंड की अनलिमिटेड लाइफ होती है, देयरफॉर नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन लैंड। सर अगर मैं प्रूफ कर गया ना आपको कि मेरे लैंड की लिमिटेड लाइफ है तो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करने का अधिकार रखता हूं। आप ये मत सोचना बेटा कि लैंड की हमेशा ही अनलिमिटेड लाइफ होती है। सर आप क्या बात कर रहे हो? बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा हो गया मेरा एक ऐसी जगह पे घर है जो जैसे आप देखते हो ना मुंबई में सारे सेलिब्रिटीज का एकदम उसके पास ही है, क्या क्या बोलते हैं उसे, किसके पास है, नहीं उधर जो टच वो जो समुंदर कौन सा लग रहा है उधर, मतलब यार अभी चलो नाम तो मुझे भी ऐसे नहीं पता, ठीक है, लेकिन समुंदर के साथ बहुत सारे घर है। सपोज करो भाई, हाँ जी, बच्चे माइक ऑफ रखो अपना, के नाम से कौन आया हुआ बच्चे, हाँ ठीक है। तो सपोज करो उसका पानी का लेवल इतना बढ़ जाए कि वहां से 5 किलोमीटर तक सब खाली करना पड़े क्योंकि वहां पे समुंदर ही आ गया, तो मुझे बताइए आपका लैंड रह गया क्या वो? ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, मेरे लैंड की वैल्यू बढ़ रही है, कोई खरीदेगा? आप बोलोगे मेरे पास एक घर है, एक बाहर आया करा दिखाओ, करा वो समुंदर दिख रहा है उसके नीचे है लैंड, समझ रहे हो? तो कोई खरीदेगा उसको? तो भाई साहब अगर मैं ये प्रूफ कर गया कि मेरे लैंड की तो वैल्यू ही खत्म हो गई, हो सकता है ना। जैसे आपको एक और एग्जांपल देता हूं, अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ बच्चे, अफगानिस्तान में आपको क्या लग रहा है लैंड की वैल्यू बढ़ रही होगी कम हो रही होगी? आपको मैं बोलूं वहां पे मेरा लैंड बढ़ा है, 5 साल पहले तो 1 करोड़ का था, आज मैं आपको 1000 रुपए में देने को तैयार हूं, बोलो लोगे? बताओ, 1000 रुपए भी नहीं ले रहे, समझ रहे हो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपकी वैल्यू गिर गई है बेटा? उमा शंकर एक बार माइक ऑफ कर ले दोस्त अपना, कोई डाउट है तो वो करना। हाँ जी, यहाँ तक बताइए। तो सर जनरली बेसिकली ना, अगर मैं आपको बोलूं जो लैंड की जो लाइफ होती है ना, वो मैं जनरली बोल रहा हूँ कि वो अनलिमिटेड होती है, बट देयर कैन बी केसेस जिसमें लाइफ कम हो जाए तो आप डिप्रिशिएट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा फंडा है। रही बात बिल्डिंग की, बेटा बिल्डिंग एकदम अलग चीज होती है। मेरा आपसे सवाल है, क्या बिल्डिंग को डिप्रिशिएट करा जाता है, नहीं करा जाता? करा जाता है। बिल्डिंग क्या होती है बेटा, दीवार है, ये 20 साल बाद हो सकता है पूरा घर टूट के नया बन जाए, समझ रहे हो? आप देखते हो ना कितने सारे घर बन रहे हैं, लेकिन लैंड तो वैसा ही रहता है पर बिल्डिंग तो नहीं बन जाती है ना, तो बिल्डिंग इज टू बी डिप्रिशिएटेड। मान लो मैंने 8 करोड़ का लैंड खरीदा, ठीक है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, 8 करोड़ का लैंड खरीदा, 4 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, मार्बल सब कुछ लगाया, फॉल्स सीलिंग सब कुछ, तो बिल्डिंग कितने की होगी, 4 करोड़ की। तो मैं कितने अमाउंट को डिप्रिशिएट करूंगा, जो 4 करोड़ है ना उसको मैं अगले 10 20 साल 30 साल में डिप्रिशिएट करूंगा, लेकिन लैंड को नहीं करूंगा। क्लियर है? हाँ जी, अगर लैंड लीज पर है तो टेक्निकली आप उसके मालिक नहीं हो, आप किराएदार हो। जैसे मान ली ये वाली बिल्डिंग है, मैंने लीज पे लिया 3 साल, समझ रहे? तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर जो रेंट दे रहा हूँ वो मेरे लिए खर्चा है, बट दोस्त ये मेरा एसेट थोड़ा, ठीक है? मुझे बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आपकी छोटी छोटी बातें हो गई। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि सर एक बात बताओ,
depreciation has an effect on profits of business. Yes or no? बेटा depreciation आपके प्रॉफिट्स को अफेक्ट करती है नहीं करती? करती है सर, बिल्कुल करती है. एंड ऑल्सो बैलेंस शीट ऑफ बिजनेस. क्या बैलेंस शीट पे भी इफेक्ट आता है इसका? बिल्कुल आता है, क्योंकि आपके एसेट की वैल्यू चेंज हो जाती है. तो बेटे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठीक अमाउंट कैलकुलेट करो, क्योंकि अगर आप गलत निकालोगे तो आपके प्रॉफिट भी गलत हो जाएंगे, आपकी बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी, वैल्यू गलत आ रही होगी. ठीक है, तो मुझे बताइए, अगर मैं अपने डेप्रिसिएशन को, अगर मान लो डेप्रिसिएशन जो करेक्ट है ना, वो कितनी करेक्ट है डेप्रिसिएशन? 10,000. बट मैंने चार्ज कितनी कर दी? चार्ज मतलब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चार्ज करी सिर्फ और सिर्फ. आप मुझे बताइए इस वजह से मेरे प्रॉफिट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? मेरे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे या कम आ रहे होंगे? मेरे प्रॉफिट ज्यादा आ रहे होंगे. कितने रुपए से? भाई साहब मेरे को 10,000 का खर्चा रिकॉर्ड करना था, मैंने 6,000 का करा, तो मैंने डेबिट 6,000 ही करा, तो मेरे प्रॉफिट तो इन्फ्लेटेड आ रहे हैं ना भाई साहब. और रही बात इस फिक्स्ड एसेट की, ये फिक्स्ड एसेट ज्यादा आ रहा होगा कम आ रहा होगा? ज्यादा ही तो आ रहा होगा. 4,000 से. क्यों? क्योंकि मुझे एसेट की वैल्यू कितनी रिड्यूस करनी थी? 10,000. मैंने करी कितनी? 6. तो मेरा एसेट ज्यादा आ रहा है. ठीक है, दूसरी चीज, अगर बेटा डेप्रिसिएशन जो करेक्ट थी वो कितनी थी? 10,000. बट मैंने चार्ज कितना कर दिया? मैंने ज्यादा चार्ज कर दिया. ज्यादा चार्ज करने की वजह से मेरे प्रॉफिट्स कितने क्या आ रहा होगा? कम आ रहे होंगे. कितने से? और फिक्स्ड एसेट ज्यादा है कम? कितने से? बोलिए. तो क्या मैं बोल सकता हूँ करेक्ट डेप्रिसिएशन होना बहुत जरूरी है? क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन करेक्ट नहीं तो तुम्हारे प्रॉफिट्स करेक्ट नहीं, और तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट है वो करेक्ट नहीं. कह सकता हूँ. सो इट इज वेरी क्रूशियल. और बेटे आपको क्या लग रहा है, कंपनीज के अंदर डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा कंपोनेंट होता होगा, बहुत छोटा होता होगा? बहुत बड़ा कंपोनेंट, बहुत बड़ा. ठीक है, जैसे मैं अगर तुम्हें एयरटेल कंपनी का दिखाऊं या बड़ी बड़ी कंपनीज का दिखाऊं ना, भाई साहब 2,000 करोड़ की डेप्रिसिएशन होती है. 2,000 करोड़. समझ रहे हो? तो आप ये मत सोचना कि डेप्रिसिएशन ऐसे ही चल रहा है. कल को अगर तुम जाओगे अकाउंट्स के अंदर फील्ड में जाओगे, चाहे आर्टिकलशिप में जा रहे हो चाहे जॉब के टाइम पे, डेप्रिसिएशन तो दिखेगा ही दिखेगा. क्लियर है जी? तो ये एक बेसिक लेवल पर हो गया कि सर ये हमारा डेप्रिसिएशन होता था. यहाँ तक कोई डाउट बच्चे? कोई इधर सब बच्चों को क्लियर? आशीष क्लियर है दोस्त? नैन्सी? सर गोल्ड पे डेप्रिसिएशन लगता है क्या? दोस्त गोल्ड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता. उसका रीजन है, गोल्ड मेरा फिक्स्ड एसेट नहीं होता, गोल्ड मेरी इन्वेस्टमेंट होती है. और इन्वेस्टमेंट की जब वैल्यू गिरती है ना, तो उसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 है, उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है, बट उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलता. समझ रहे? यस सर. फिक्स्ड एसेट ना वो होता है दोस्त जो आप अपने बिजनेस में ना यूज करते हो फॉर प्रोडक्शन. समझ रहे? वो चीज है. हाँ जी. और बच्चे बताओ, उमा शंकर क्लियर है? यस सर. कार्तिकेश, नैन्सी, प्रीति, यस सर. वकाश क्लियर है दोस्त? यस सर. चलिए गुड. इधर क्लियर है सब बच्चों को ना? चलिए तो सर अब आप हमें बताओ सर कि इसमें क्या क्या करना है. आइए बेटे लिखते हैं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ये तो एक इंट्रोडक्शन होगी, हाँ भाई ये कुछ होता है डेप्रिसिएशन. तो आइए हमने पढ़ना क्या क्या है. तो आइए अब एक बार थोड़ा सा चार्ट बनाते हैं.
एक हमने पढ़ना है बच्चे, सर ये क्लास कितनी है, कितनी ये निकल क्लास चुकी है? क्या कह रहे हैं दोस्त? ये सर क्लास मतलब कितनी निकल चुकी है, ये मतलब स्टार्टिंग कब से ये हुआ था ये? एक इससे पहले 2 या 3 क्लासेस हुई है, बीआरएस खत्म हुआ है दोस्त इससे पहले। ओ अभी स्टार्ट हुआ है ये बैच, और वो भी रिपीट हो जाएगा आपका दोबारा। ओके सर। ठीक है। अच्छा सर रिकॉर्डेड क्लास मिलती है क्या? हाँ हाँ मिलते हैं। ओके सर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में बच्चे एक हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। याद करो बेटे, स्कूल में तुमने मेथड्स पढ़े थे, याद है? बताओगे कौन से मेथड पढ़े थे? और इजी वाला कौन सा लगता था? दोनों। सर हमें सब इजी लगता है सर, आप पढ़ाते जाओ बस। क्यों जी? ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं। याद है बेटा एक एसएलएम मेथड था, शॉर्ट में लिखूंगा, मेन जब कराऊंगा तो आपको सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। फिर कौन सा था बच्चे? डब्ल्यूडीवी। इनमें से कौन से मेथड में डेप्रिसिएशन सेम रहती थी? एसएलएम। और किस में वैल्यू गिरती जाती थी? आपके हिसाब से कौन सा लॉजिकल है? कंपनीज में डब्ल्यूडीवी चलता है बेटा, 99% कंपनियों में जाओगे तो डब्ल्यूडीवी चलेगा। ठीक है सर, हमने तो 2 मेथड पढ़े थे, अब बेटे जो नए मेथड है वो आपको लिखवा रहा हूं। सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ठीक है, उसके बाद मशीन आवर्स मेथड, उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स मेथड, और उसके बाद डिप्लीशन। ठीक है जी, ये मेथड्स आपको करने हैं। टोटल मेथड कितने हो गए जी हमारे? सर पहले और भी थे, एनविटी मेथड, उसके बाद सिंकिंग फंड मेथड, लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ने कम कर दिया। ठीक है जी, बहुत आसान मेथड है, जब कराऊंगा आपको पता लगेगा कि सर ये तो मजे में हो गए। सर इसके बाद मेथड्स के बाद बेटा हम लोगों को ना जर्नल एंट्री समझनी है कि भाई जर्नल एंट्रीज कैसे होती है डेप्रिसिएशन। आप एसेट परचेस करते हो तो क्या होती है, और बेचते हो तो क्या होती है। तो आज मैं क्या करूंगा, जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा आपको। ठीक है, और जर्नल एंट्रीज की भी बाइफरकेशन 2 लेवल पे करूंगा, ये तुम स्कूल में भी कर कर आए हो। याद है 2 ऑल्टरनेटिव होते थे, कौन कौन से? एक होता था ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वाली भी होती थी डेप्रिसिएशन फिक्स, एक प्रोविजन वाला होता था। तो उसको लिख लेंगे, कोई बात नहीं। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 होता था, और एक होता बेटा ऑल्टरनेटिव नंबर। सर और क्या है इसमें? मतलब इसके बाद तुम करोगे चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी पढ़ा हुआ भाई साहब, ध्यान है कुछ? सर 11th क्लास निकले, बहुत टाइम हो गया। वो भी ऑनलाइन रही थी क्या आपकी? उस टाइम कोविड का नहीं था, फिर तो अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये भी देखेंगे क्या है। और आखिरी पॉइंट है भाई साहब, रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी। ठीक है जी, तो ये हमने सारा का सारा कवर करना है। और आज मैं आपके साथ क्या स्टार्ट करवाऊंगा, जो जर्नल एंट्रीज है वो। ठीक है बच्चों, आइए तो एग्जाम्पल बनाते हैं। ये लिखना है, ठीक है? ये लिख रहे हो पहले? चलो लिख लो, साथ साथ नोट्स बना लो। सर एक बार सबका फुल फॉर्म रिपीट कर दो ना। एसएलएम होता है दो स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्योंकि सर मैं साइंस में हूँ तो मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा है ये। साइंस में था भाई? जी भाई। फिर तो दिक्कत आएगी यार।
मतलब इसके लिए बेस चाहिए होता है। अभी तो क्लास ले लो, फिर क्लास के बाद एक बार कॉल पे बात करना, अभी लिखते रहो जो भी चल रहा है बस। ओके सर। ठीक है दोस्त। नैन्सी जी क्लियर है आपको बच्चे? नैन्सी भारद्वाज क्लियर है? यस सर। चलिए, बाकी बच्चे तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है ना? यस सर। सपोर्ट किया लिखा आपने मशीन। मशीन आवर्स मेथड। चलिए, तो कर लिया ना? इजी चैप्टर है बच्चे एकदम, और ये चलेगा हमारा 3 क्लास चलेगा ये चैप्टर भी। हो गया? चलिए, आज कौन कौन नहीं आया? एक दीपक, खुशी, 2 बच्चे नहीं आए। एक निशांत, एक और है, वो भी नहीं। बच्चे छुट्टी पर हैं। चलिए सर, अब मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, और वो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट होगा। तो आइए एग्जाम्पल लिखते हैं। XYZ Limited purchased a fixed asset for 10 lakhs. On, हाँ लिख सकते, मतलब मैं जनरली फिक्स्ड एसेट भी लिख रहा हूँ, ठीक है, बट आप मतलब पीपी ही है उसका मतलब। ऑन 1/4/80। तो बेटा मुझे बताओ, मैंने कौन से फाइनेंशियल ईयर में एसेट परचेज करा है? 1 अप्रैल 18, दैट इज 1890। ठीक है, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलेशन चार्जेस। भैया इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए आपके 3 lakhs। क्या नाम है दोस्त? फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो बच्चे मैंने एसेट कितने का परचेज करा है? 10 लाख। 10 लाख का। और भाई साहब ये एसेट ऐसा था कि सीधा एकदम चलाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इंस्टॉलेशन के ऊपर कितना खर्चा करा? 3 लाख। 3 लाख। मेरा आपसे सवाल, एग्जाम्पल की मैं जगह भी छोड़ रहा हूं, मैं जो पहली एंट्री डालता हूं एसेट परचेज करने की, वो क्या डालूं? फिक्स्ड एसेट अकाउंट, डेबिट टू कैश या बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट टू कितना? 13 लाख। कितने बच्चे कह रहे हैं एंट्री ठीक है? बोलने के बाद तो बोल ही नहीं रहे तुम, ठीक है, बोली तो तुम ही नहीं। सर मशीन अकाउंट है। मशीनरी। मशीन। चैट बॉक्स, एक बार चैट बॉक्स में बताओ जो बच्चा ऑनलाइन है, ठीक है कि गलत है? और आप क्या कह रहे हो? और लिखवा दी पहले और कह रहे हो गलत है। जो आपने बोली मैंने लिखी, अब कह रहे हो ठीक नहीं है फिर? हाँ, ठीक भी हो सकती है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तो। क्या लग रहा है, ठीक है ये? क्या फिर बोला क्या था तुमने?
सर जी। परचेज तो फिक्स गुड्स के लिए यूज होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, ये जो परचेज वर्ड है ना, ये पेटेंट है बेटा गुड्स के लिए। मुझे बताओ, मैं क्या अपने गुड्स खरीद रहा हूँ? ठीक है, गुड्स क्या होता है सर? जिसमें मैं डील करता हूँ। अगर मेरी एसी की दुकान है तो मेरे एसी मेरे लिए गुड्स है। अगर मेरी मोबाइल फोन की दुकान है तो मोबाइल फोन गुड्स है। तो बेटा परचेज डेबिट नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया है। अच्छा, और एक चीज बता दो, अगर मान लो मैंने उधारी पे खरीदा होता, कैश तो में पार्टी खरीदा का तो नाम, आपने टू बैंक कर दिया, अगर उधारी पे लिया होता तो। पार्टी का नाम। पार्टी का नाम सर। हम्म एक चीज लिखता हूं, मुझे बताना वो सही है कि गलत है। क्रेडिटर, क्रेडिटर सही है? नो हाँ, सर। क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो क्रेडिटर सही है। नो सर। नो सर। सर आप, लग रहा है आप कुछ फंसा रहे हो सर। बेटे क्रेडिटर भी सिर्फ और सिर्फ गुड्स के रिलेशन में लायबिलिटी होती है, समझ रहे हो? क्रेडिटर वर्ड ना कभी भी आप जनरल लायबिलिटी के लिए यूज मत कर लेना। क्रेडिटर क्या होता है? जो मेरे बिजनेस में गुड्स हैं उससे रिलेटेड अगर मैंने किसी को पैसा देना, वो क्रेडिटर होता है। तो भाई साहब, क्रेडिटर भी गलत है। अगर मान लो नाम नहीं दिया हुआ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिखता कि मैंने परचेज करा और इंस्टॉलेशन ऑन क्रेडिट, तो मैं यहाँ पर वेंडर अकाउंट लिख सकता हूँ, या जैसे कि आपने बोला पार्टी अकाउंट मैं लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये मेरी सबसे पहली एंट्री हो गई। कौन सी डेट को एंट्री होगी ये? 1/4। अच्छा, आपने एक चीज वो नहीं करी, मतलब मेरा एसेट तो 10 लाख का था, आपने 3 लाख इंस्टॉलेशन खर्चा नहीं है मेरा, तो फिर मैंने एसेट में क्यों डाल दिया? मुझे तो एसेट, पीएनएल में डालना चाहिए था। क्योंकि वो फिक्स एसेट के लिए खर्च हुआ। बेटे जब तुम एसेट परचेज करते हो तो उस टाइम जो भी खर्चा होता है ना, वो उस एसेट की कॉस्ट में जुड़ जाता है। ये बात सबको पता है ना? ये 11th क्या क्लास पता में है? भी आप जब एग्जाम्पल करते थे तो ये इंस्टॉलेशन होता था और तुम एसेट की कॉस्ट में जोड़ देते थे। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अच्छा सर, जैसे आप एंट्री करे हो अभी आप फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, तो इंस्टॉलेशन चार्ज मतलब अलग से इंक्लूड करके दिखा सकते हैं एंट्री में? नहीं नहीं, फिक्स्ड एसेट में। ठीक है ओके दोस्त, सर। चलिए ये मेरी फर्स्ट एंट्री हो गई। अच्छा, एक दो छोटी छोटी चीजें बोलता जाऊंगा, आपको टर्मिनोलॉजीज भी क्लियर करवानी है मैंने। सर इस पे डेप्रेसिएशन लगेगा तो फिर इंस्टॉलेशन पे उस भी पर भी लगेगा, डेप्रेसिएशन लगेगा। इंस्टॉलेशन पे भी लगेगा। तो सर इसमें तो हम जोड़ चुके हैं ना, तो फिर ऐसे उस पे लगाएंगे अलग से फिर? नहीं, इस पे जोड़ दिया ना, अब तुम्हें 13 लाख को डिप्रिशिएट करना है लाइफ में। हाँ 13 लाख पे ही लगेगा ना? ठीक है, अब मैं तुमसे एक वर्ड पूछ रहा हूँ। ओरिजिनल कॉस्ट एक वर्ड होता है। व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट? जिस वैल्यू पे खरीदे हैं, ओरिजिनल कॉस्ट परचेज होती है किया है। जितने पे तुमने रिकॉर्ड करा है पहले, एंड दैट इज 13 लाख। क्लियर है बच्चे? चलिए, अब मैं आपको कह रहा हूँ नेक्स्ट, अभी एग्जाम्पल चल ही रहा अच्छा है। सर, हाँ दोस्त, ओरिजिनल कॉस्ट 30 लाख हो गया, फिर 10 लाख को क्या बोलेंगे? तो 10 को कुछ भी नहीं बोलते। बेसिकली जितना भी एसेट खरीदने में से मेरा खर्चा हुआ है, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब सर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे 10 लाख में मैंने फिक्स एसेट परचेज किया, अभी इंस्टॉलेशन नहीं कराया, ठीक है, तो उसको अभी 10 कुछ नहीं लाख ही बोलते, मेरे, उसको ओरिजिनल कॉस्ट ही बोल दो आप। उसको ओरिजिनल ओरिजिनल कॉस्ट कॉस्ट ही बढ़ बोल जाती दूँ? है बस। ओके ठीक है सर। दोस्त, आइए। अच्छा, अब मैं एक लिख रहा हूँ, तो बेटा तुम्हारा एसेट कितने का हो गया? 13 लाख का। यस सर। अब मैं लिख रहा हूँ जी सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू क्या होता है ये? एक बात बताओ, जब तुम सपोज करो कोई गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, क्या मैं कह सकता हूँ तुम्हारे दिमाग में होता है कि यार इसको मैं 6-7 साल चलाऊंगा और उसके बाद क्या करूंगा इसको? भेज दूंगा। ठीक है, जब मान लो तुमने 50,000 की बाइक खरीदी, तो दिमाग में क्या होता है कि यार 8-10 साल चलाने के बाद ये 5,000 की तो बिकी जाएगी, है ना? तो जब यस तुम सर। खरीद रहे हो ना, तो तब तुम्हारे दिमाग में आज तो मेरा कितना चला गया? 13 लाख। लेकिन जब इसकी लाइफ खत्म होगी तो ये कितने का बेच दूंगा मैं? 1 लाख। और बेटे ये कोई गारंटी नहीं है ये बिकेगा, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होती है बेटा।
ऐसा भी तो हो सकता है 1/20 का बिक जाए जब बेचने निकलो, और ऐसा भी हो सकता है 80 का बिक जाए। ठीक है, तो ये इसको सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हो स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं। लेकिन अपने दिमाग में ये मत सोचना कि तुम्हारी जेब से अभी जो निकला है वो कितना निकला बेटा, 13 लाख। यहां तक बताइए, कोई दिक्कत? चलिए गुड। नेक्स्ट, ठीक है, अब सर अब आप ये बताओ कि लाइफ ऑफ एसिड कितनी है। मान के चल लो, लाइफ बना देता हूं मैं 4 इयर्स। ये एसिड कितने साल चलेगा बेटा? 4 साल। और डिप्रिसिएशन का मेथड भी दे देता हूं तुम्हें, आसान दे देता हूं अभी। हालांकि अगर मैं कुछ ना लिखूं तो मेथड अपने आप क्लियर है, और वो मेथड क्या है? SLM। क्योंकि अगर मैंने सिर्फ लाइफ दे दी तुम्हें तो ऑब्वियसली वो मेथड SLM ही हो जाता है। और मेथड कौन सा है? SLM। अब आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड लिख लेते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर 1819, 1920, 2021, 21, 22। एक लाइन और ऐड कर दूंगा। Fixed asset was sold on 1st October 21 for 4 lakhs। ठीक है जी। तो मैंने आखिरी के साल में पूरा एसेट यूज ना करके मैंने क्या कर दिया बेटा, बेच भी दिया। पर इस पे ज्यादा जोर मत डालना, मैं जिस तरीके से कराऊंगा उस तरीके से सोचना। बेटे एंट्रीज वेंट्रीज कुछ नहीं होती, आई मीन एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पहले तुमको पूरा लॉजिक आना चाहिए। अगर तुम्हें लॉजिक नहीं आता तो एंट्रीज तुम याद कर रहे हो, समझ के नहीं कर रहे। बड़े ध्यान से देखिएगा। मुझे बताइए एसेट की लाइफ कितने साल है? 4 ईयर। तो बेटा बिना एंट्रियां डाले पहले मैं ना अपनी पिक्चर क्लियर करता हूं कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, आइए। तो मैं स्टार्टिंग इज 1/4/18 एंड 1/4/18 को मेरा फिक्स्ड एसेट कितने का हो गया बेटा? 13 लाख। अब आप मुझे बताइए, जब एक साल खत्म हो जाएगा, एक साल, this is like 31st March 19। दूसरा साल कब खत्म होगा? 31st March 20, then 31st March 21, then 31st March। 4 साल ही है ना लाइफ। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल। आइए, अब आप मुझे बता दो कि डिप्रिसिएशन कितनी है। आप मुझे बता दीजिए। मेरा आपसे सवाल है कि डिप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट ईयर, यानी कि डिप्रिसिएशन फॉर 18 कितनी? ये डिटेल है, कितनी होगी डिप्रिसिएशन? कितना? 3 लाख। कैसे निकाला? डिवाइडेड बाय। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, करेक्ट है, ध्यान से सुनना। बेटे मेरी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? सैल्वेज वैल्यू कितनी है? लाइफ कितनी है? अब ध्यान से सुनना, मैं कोई याद नहीं करवा रहा फॉर्मूला आपको। मेरी जेब से कितना गया? 13। और मुझे एक उम्मीद है कि इस 13 में से कितना वापस आ जाएगा लाइफ में? 1 लाख। तो टेक्निकली मेरे लिए, मेरे दिमाग में खर्चा कितना है? 12। लॉजिकली मेरे दिमाग में क्या है? 1 लाख तो आ ही जाएगा ना। तो खर्चा कितना है? 12। अब ये 12 लाख को मेरे को कितने सालों में तोड़ना है? 4 साल में। तो बेटा फॉर्मूला क्या बन गया? अगर तुम देखोगे, डेप्रिसिएशन पर ईयर, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय। सो माय ओरिजिनल कॉस्ट इज 13 लाख, सैल्वेज वैल्यू इज। सो टेक्निकली जो ऊपर आया वो टोटल मेरा खर्चा है, और यही तो डेप्रिसिएशन है टोटल।
12 लाख डिप्रिसिएशन नहीं है टोटल, जिसको मेरे को कितने साल में तोड़ना है। तो बेटे पर ईयर कितना आ गया। अगर बेटे सारी बातें सही चलती जाएं तो मुझे बताओ पहले साल में डिप्रिसिएशन आपका कितना आ गया, ये 3 लाख। अगले साल कितना, उससे अगले साल। अगर मान लो मैंने एसेट ना बेचा होता तो 3 लाख। और पहले साल के एंड में वैल्यू कितनी आ जाती डिप्रिसिएशन लगाने के बाद। क्या तुम्हारी बैलेंस शीट में वैल्यू कम ना हो जाती। बेटे जब तुमने पहली बार परचेस करा तो बैलेंस शीट में कितना आ रहा है 13, क्योंकि तुमने फिक्स्ड एसेट को 13 पे दिखाया, तो 13 लाख पे बैलेंस शीट में दिख रहा है। उसके बाद बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये जो 1 लाख आया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बैलेंस शीट में। ये तुमने खुद छोड़ी थी 1 लाख रुपए, ये सैल्वेज वैल्यू तुमने खुद ही साइड नहीं कर दी थी। तुम सोच कर देखो तुम्हारा एसेट कितने का था और तुम टोटल डेप्रिशिएट कितना कर रहे हो 12, तो 1 लाख तो बचना ही था। इसमें कोई गड़बड़ वो थोड़ा है कि सर ये हमें पता नहीं है कि ये बचे। इज ऑब्वियस, आपने ही तो करा, आपने खुद ही तो 13 लाख में से 1 लाख को साइड कर दिया। आपने कितना डिप्रिशिएट कर रहे हो, इसका मतलब 12 लाख। तो बेटा 13 में से 12 जाएगा तो एक ही तो बचेगा, समझ रहे हो। तो ये आपको विजिबिलिटी होनी चाहिए। और मुझे बता दो अगर तुम्हारी सैल्वेज वैल्यू 0 होती तो मुझे बता दो 4 साल खत्म होने के बाद बैलेंस शीट में कितने रुपए का एसेट आ रहा होता, 0 आ रहा होता। अगर सैल्वेज वैल्यू 50,000 होती तो 50,000 आ रहा होता। तो भैया जो साइड करोगे वही तो बचेगा, समझ रहे हो। लेकिन सर बस कहानी क्या है, हमने थोड़ा बीच में ही बेच दिया। तो आइए एक बार इसको सब एंट्रीज के साथ समझेंगे। तो आप ये जरूर कह सकते हो मुझे, क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहां तक तो अपनी कहानी इंटैक्ट है 3 साल तक, है ना। यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार बताओ। यहां तक क्लियर है एकदम, यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को। चलिए गुड। अच्छा सर यहाँ पर अब क्या करोगे आप, देखो बेटा सबसे पहली एंट्री मैंने जब डाली फिक्स्ड एसेट टू बैंक, ठीक है, उसके बाद में क्या एंट्री डालूंगा मुझे बताओगे। डेप्रिसिएशन कब डालूं, पहले दिन ही डाल दूं। डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज कब करी जाती है, ईयर के एंड में। तो आपको पता है ना ये बात। तो आइए ईयर के एंड में क्या एंट्री बनती है, 31 मार्च 19, बताइए डेप्रिसिएशन की एंट्री। क्या एंट्री बनेगी भाई साहब, बोलो बेटा, सही बोल रहे हो, कॉन्फिडेंस से बोलो। डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स। कितना अमाउंट बच्चे, 31 मार्च 19 को डल गया। अच्छा अब इसके बाद और कोई एंट्री इस साल में डलनी है। एक एंट्री ना, मतलब इसको टेक्निकली एंट्री नहीं बोलते, बट अगर पेपर में आएगा तो आप डाल सकते हो, अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज आएंगी तो। आपको याद है जो भी खर्चा होता है उसको हमें पीएनएल में भेजना होता है। मैंने ऊपर 2 एंट्रियां डाली हैं, इसमें से कौन सा लेजर खर्चे वाला है, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन बंद कैसे होगा, पीएनएल के थ्रू। ये लेजर बना के दिखाऊंगा आपको मैं, बट बेटा खत्म कैसे होगा ये, पीएनएल टू कौन सी डेट को बच्चे, 31 में। पहला साल क्लियर है, ये हमारा 18-19 हो गया। अब आप मुझे बता दीजिए 19-20 में आप एंट्री बता दीजिए मुझे। एसेट फिर से खरीदूंगा तो फिर मैं कौन से दिन एंट्री डालूं, 20 को क्या एंट्री डलेगी, कितना अमाउंट, सेम अमाउंट इसलिए क्योंकि हमारा मेथड कौन सा है, एसएलएम है। और अगली एंट्री कब डलेगी, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं ओरली पूछ लेता हूँ। तुम जब बैलेंस शीट बनाओगे कौन से दिन की, इस दिन की, इस दिन तुम्हारा फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का आ रहा है, 10 लाख।
इस दिन 7 लाख। 7 लाख। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, बनवाऊंगा मैं बैलेंस शीट भी अभी और लेजर भी बनवाऊंगा, बट ये चीजें दिख सकती हैं आपको। अगला साल कौन सा बच्चे? क्या एंट्री डालूंगा जी? और 31 मार्च को डल गई है, 31 मार्च 21। और अगली एंट्री भी कब डलेगी? और क्या ट्रांसफर कर दूंगा मैं? डिप्रिसिएशन को पीएनएल में ट्रांसफर। 21-22 में एक चीज ध्यान रखना, आपने एसेट को कब बेच दिया है? इस दिन को आपने एसेट बेच दिया, यानी कि 1 अक्टूबर 21 एसेट को बेच दिया। कितने रुपए में? 4। आप मुझे बता दीजिए जिस दिन आपने बेचा है उस दिन बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू समझते हो? बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में कितना आ रहा है, बुक वैल्यू का मतलब लेजर में कितना आ रहा है। 4 लाख आ रहा है। 4 लाख तो तुम्हारा यही आ गया था दोस्त। एक बात बताइए, यहां तक तुमने सारी एंट्रियां डाल दी ना? क्या यहां से लेके यहां तक की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज होनी चाहिए। और आप मुझे बता दीजिए कितने महीने बन रहे हैं बेटा ये? 6 महीने। तो आप मुझे बता दीजिए अगर 6 महीने बन रहे हैं तो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए डेप्रिशिएट होगा? पूरे साल का कितना बेटा? और 6 महीने का 1.5 लाख। और ये एंट्री कब डाली मैंने? जब आपने बेचा आपने तब एंट्री डाली, दैट इज 1 अक्टूबर 20। क्लियर है? तो आप मुझे बता दीजिए, अगर मैं तुम्हारा एक कहानी पूरी करूं तो भैया कितने रुपए की डेप्रिसिएशन डली है? 1.5 लाख। तो अब मुझे बताओ, तो बनाया भी हो हमने, 4 लाख रुपए बैलेंस शीट में आ रहा था, उसमें से और कितना कम हो गया? तो बुक वैल्यू कितनी हो गई? 2.5 लाख। आप मुझे बता दीजिए प्रॉफिट है या लॉस है? सर कोई चीज मेरी बुक्स में कितने की है? 2.5 लाख की, और उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ? तो प्रॉफिट कितने का हो गया? क्या कहानी बन के आ जाएगी? तो सर 1 अक्टूबर 21 को आपने एसेट को कितने का बेचा? आपका फिक्स्ड एसेट कितने से बाहर हो गया? सोच के बताइए। तुम फिक्स्ड एसेट को करे, हाँ 2.5 लाख। रीजन 2.5 लाख का, मेरे लेजर में बैलेंस ही 2.5 लाख का है। जब बेटे वो बाहर चला जाएगा तो 2.5 का ही तो बाहर होगा। ठीक है, ऐसे आपको मतलब ना ऐसे याद नहीं करना, आपको लॉजिक कनेक्ट होनी चाहिए। मैं इसके बाद लेजर भी बनवाऊंगा। मेरा फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से है बेटा? 2.5 लाख से। और जो बच गया दैट इज पीएनएल, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। क्लियर है? बताइए जी, यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो एकदम क्लियर है ना? सर अब हमने इसमें क्या करना है? मैंने आपको भी ऐसे कोई डेप्रिसिएशन के कोई कॉम्प्लिकेटेड वो नहीं है, पहले मैं आपकी सोच डेवलप कर रहा हूँ पूरी प्रॉपरली। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बता दो एक बार बच्चे। चलिए, अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूं, एक बार आप ट्राई करो लेजर बनाने, क्योंकि बेटे अगर लेजर नहीं बन रहे ना तो फिर दिक्कत है। पेपर में आपको लेजर बनाने आएंगे,
ठीक है बच्चे, तो आइए एक हम बनाएंगे कौन सा लेजर, फिक्स्ड एसेट का। मैं पहला साल बनाता हूँ, आप आगे के साल बनाना, ठीक है। मुझे बताइए सबसे पहले मैंने क्या एंट्री डाली थी, फिक्स्ड एसेट टू कितना अमाउंट, 13 लाख। सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट पे फोकस करूंगा बस मैं, ठीक है। तो पहली एंट्री में डाल दिया मैंने। नेक्स्ट एंट्री क्या है बेटा, कितना अमाउंट, उसके बाद दोबारा बाय डेप्रिसिएशन, ना रे ना, हर साल लेजर बंद होता है बेटा। चलो मेरी एक बार बात सुनना, यहाँ पे फिक्स्ड एसेट आ रहा है तो तुमने टू बैंक करा, फिक्स्ड एसेट में टू बैंक आ गया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड तो बाय डेप्रिसिएशन आ गया। इस एंट्री की वजह से फिक्स्ड एसेट में जाना है कुछ, पहला साल खत्म। अब क्या करूं मैं, अगला साल शुरू कर दूंगा या पहले बैलेंसेस निकालूं, एग्जैक्टली। तो अगर तुम समझोगे, ये मेरा पहला साल कौन सा हो गया, 18-19, ठीक है। ये कौन सी डेट को एंट्री डली होगी, ये वाली कब डली होगी। तो बेटा जो बैलेंस बचा, कितना रुपए का बैलेंस बचा, आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखूं, बाय कौन से दिन, ये बैलेंस कहाँ जाता है, नेक्स्ट ईयर। बट जब मैं इस साल को बंद करूंगा तो ये बैलेंस शीट का बैलेंस है ये, क्योंकि जो तुम बैलेंस शीट बनाते हो ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। सर बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट ही होता है कि ये नेक्स्ट ईयर जाएगा। देख जैसे क्या होता है, एक बात बता, अभी जैसे न्यू ईयर आएगा तो तुम्हारे घर पे अगर गाड़ी है तो 1 जनवरी को गाड़ी का क्या करोगे, बोलोगे नया साल आ गया हटा दो गाड़ी, नहीं, वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा। एग्जैक्टली। ऐसे ही जो भी बैलेंस आ रहा है ना, वो अगले साल चला जाए। मतलब सर इसका मीनिंग क्या होता है, सीडी का फुल पूरा नाम? सीडी होता है कैरेट डाउन, कैरेट डाउन। और वही चीज आपकी यहाँ पे क्या बन जाती है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख। लेकिन बेटे मैं तुमको ये बोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी लाना चाह रहा हूँ, क्या कंपनी बैलेंस शीट बनाएगी 31 मार्च 19 को, नहीं सर, पहले साल के एंड में बैलेंस शीट बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, हर साल बनाएगी। मेरा आपसे सवाल ये है कि फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का आएगा, ऑब्वियस बात है सर 10 लाख आएगा। और बेटे ये बैलेंस कहाँ से निकल कर आ रहा है, समझ रहे हो। और मुझे बता दो अगर तुम्हें इतनी बात समझ आ रही है तो, अगर मैं ये बैलेंस शीट बोलूं, ये बैलेंस शीट बन रही है 1/4/18 की, तो फिक्स्ड एसेट कितने रुपए से दिखेगा, 13 लाख पे दिखेगा भाई साहब। क्योंकि जब 1/4/18 को तुमने जब एंट्री डाली है तो कितने का फिक्स्ड एसेट क्रिएट हो रखा है, 13 दिखेगा। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए, क्लियर है। तो ये आपकी जो बैलेंस शीट है 31 मार्च 19 की बनी, ठीक है। सर आपने ये तो बनवा दिया, डेप्रिसिएशन भी साथ ही साथ बनवा दो। आओ बेटा डेप्रिसिएशन भी बनाते हैं। पहले साल का जो डेप्रिसिएशन बनेगा, इसके बाद बेटा कंटिन्यू आपने करना है क्वेश्चन को। पहले साल का बना के दूंगा। पहला साल हमारा कौन सा बच्चे, 18-19। आप मुझे बता दीजिए कि डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने क्या डाली 18-19 में, डेप्रिसिएशन टू कौन सी डेट को, 3 लाख। बड़े ध्यान से देखना, बढ़िया चीज बताऊंगा। एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ ये फिक्स्ड एसेट का लेजर है, क्या मैं कह सकता हूँ ये डेप्रिसिएशन का लेजर है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये होता है अकाउंट। अकाउंट
कि एंट्री डालने के बाद वही जिस नाम का अकाउंट होता है उसी नाम का क्या होता है बेटा, लेजर। और जो लेजर का बैलेंस आता है उसको मैं कहाँ भेज देता हूँ, बैलेंस शीट या पीएनएल, कहीं भी जा सकता है। उसका मैं रीजन दे रहा हूँ तुम्हें। ये वाला जो लेजर है ये कहाँ जाएगा, कैसे पता लगा आपको, हाँ एक्सपेंसिव। तो मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाह रहा हूँ, आपके जो लेजर होते हैं ना, 4 टाइप के, चार तरीके का ही नेचर है अल्टीमेटली। या तो वो लेजर एसेट है, या तो वो लेजर लायबिलिटी है, या तो इनकम है, या तो इन 4 से ऊपर अकाउंट्स नहीं है बेटा। तो अगर आपका लेजर जो है वो एसेट है, जैसे कि ये फिक्स्ड एसेट है, तो इसको जब तुम क्लोज करोगे, मैं क्लोज करने की बात कर रहा हूं, तो क्या लिखते हो तुम, कैरेट डाउन। लायबिलिटी में क्या लिखते हो, और जब अगले साल ओपन करते हो तो, लेकिन कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन लिखना कब है, ये तुम्हें पहले ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा लेजर एसेट है लायबिलिटी। अगर मैं यहां पर कैरेट डाउन लिख दूं अभी, क्या वो सही है, गलत है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? उसका रीजन दे रहा हूं अब आपको। तो टेक्निकली जो एसेट और लायबिलिटी होते हैं उसका लेजर क्लोज कैसे होता है बेटा, कैरेट डाउन में। एंड अल्टीमेटली इफ आई से, इनको हम कहां शो करते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट। रही बात इनकम और एक्सपेंस की, तो बेटा इसको जब मैं क्लोज करूंगा, आप क्या बोल रहे हो, क्या लिखूं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ठीक है जी। क्या ये ओपन होते हैं, दोबारा ओपन नहीं होते बेटा जब खर्चा चला गया अगले साल। एक बात बताओ, तुम्हारे को पता है आज तक तुम्हारे घर में बिजली का बिल कितना आ चुका है टोटल, जब से तुम पैदा हुए हो? नहीं, समझ रहे हो सर? वैसे तो मैं ये भी नहीं पता कि कैश कितना आ चुका है जब से पैदा हुए हैं। लेकिन बेटे बस मैं इतनी सी चीज बोलूंगा कि जो एसेट होते हैं ना वो तुम्हारे कंटिन्यू होते हैं। जैसे तुम्हारे पास 2 गाड़ी है, तुमने एक और खरीदो, 3 हो, लेकिन क्या उन 2 गाड़ियों पे जो पेट्रोल का होता है वो तुम उसी साल का खर्चा डाल के खत्म कर दो। वो नेक्स्ट ईयर नहीं जाता कि पिछले साल ये था, इस साल ये हो गया तो टोटल ये खर्चा इस साल डालो, ऐसे थोड़ा ना होता। तो बेटे आप इनकम और एक्सपेंस को खत्म कर देते हो, कहाँ डालने के बाद, ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। मुझे बता दीजिए बस ये जाते कहाँ पर है सर, ये तो डिपेंड करेगा या तो ट्रेडिंग में जाएगा या तो। अब आप मुझे बता दीजिए डिप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर डिप्रिसिएशन यहाँ जा रहा है, एक्सपेंस है मेरा डिप्रिसिएशन। आप मुझे बता दीजिए फिक्स्ड एसेट कहाँ जा रहा था मेरा, एसेट में, तो अपने आप हो गया बैलेंस शीट और पीएनएल में जा रहा है। यहाँ पर क्या आ गया, आप पीएनएल भी लिख सकते हो, ट्रेडिंग एंड पीएनएल लिख सकते हो। इसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। और बेटे ध्यान से देखिए, ये एंट्री तुमने बनाई क्या है, जरा मुझे एंट्री बताओ, इस लेजर को एंट्री के फॉर्म में बताइए क्या बनेगा, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। तो भैया ये एंट्री डाली तो है तुमने हर बार, तुम्हें समझ आ रहा है ये एंट्री कैसे आ रही, समझ रहे हो? ये एंट्री क्या है, ट्रांसफर एंट्री है। ये इस लेजर को, डेप्रिसिएशन के लेजर को बंद करने की एंट्री। सर आपने एसेट को बंद करने की एंट्री डाली, उसकी एंट्री नहीं डाली, जो कैरेट डाउन होता है, ठीक है। तो आप हमेशा सिर्फ एक्सपेंस और इनकम वाले को ऐसे क्लोज करें। और अगर मैं रियली बताऊं आपको प्रैक्टिकली, ये एंट्री प्रैक्टिकली नहीं डलती, सॉफ्टवेयर अपने आप बंद कर देता है बेटा उसको। प्रैक्टिकली अगर आप कल को नौकरी करोगे, ठीक है, तुमने एसेट खरीदा, तुम ये एंट्री डालोगे, तुम डेप्रिसिएशन की एंट्री डालोगे, ठीक है। बेटा ये लेजर तो अपने आप बंद हो जाएंगे बेटा, तो सॉफ्टवेयर अपने आप बंद कर देगा, खुद लिख देगा कैरेट डाउन और बैलेंस शीट में भेज देगा, खुद लिख देगा पीएनएल और पीएनएल में भेज देगा। आपने थोड़ा ना करना है, सॉफ्टवेयर करता है सर। यहां तक कोई दिक्कत? और अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं, आखिरी पॉइंट है फिर आप बनाओगे। तुम बचपन से पीएनएल बनाते हुए आ रहे हो, मुझे बता दो डेप्रिसिएशन कौन सी साइड जाता है?
कौन सी साइड? डेबिट साइड सर। डेबिट साइड। और कैसे दिखाते हो P&L टू 3 लाख? बेटे की पोस्टिंग ही तो है। ये एंट्री क्या डाली तुमने? P&L टू, वही तो कर रहा हूँ, P&L टू। अब तुम समझ रहे हो हर खर्चा यहाँ पर क्यों आता है? टू सैलरी, टू रेंट, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, क्योंकि भैया उन लेजर को जब तुम बंद करोगे वो बाय P&L होता है, और उसकी एंट्री क्या बन गई? P&L टू सैलरी, P&L टू रेंट, P&L टू डेप्रिसिएशन। तो यही तो आएगा वो। समझ रहे हो? ये बातें पकड़नी बहुत जरूरी है। मैं आपको ये सब करा के डेप्रिसिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। क्योंकि अकाउंट्स आपका सिर्फ मैं लेजर बना दूं, आपको लगे हाँ ठीक है हो गया सर, यहाँ पे P&L लिखना पे कैरेट और, मैं कभी भी ऐसे नहीं करवा। समझ रहे हो? मेरी 2 वीडियो बेसिक्स की भी अगर मैं आपको बोलूँ ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि बेसिक की 2 वीडियोस है मेरी जो मैं YouTube पे डाली हुई है, जो आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें सिर्फ मैं यही बता रहा हूँ कि स्टेप्स क्या होते हैं अकाउंट्स के, और वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी। चैप्टर्स हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, लेकिन अगर जो आपके बेस अगर नहीं बने ना तो वो दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो? तो मैं आपको दूंगा वो वीडियोस, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर हमारा P&L का एक्सट्रैक्ट भी बन गया, P&L टू, बस इतना बता दो कौन से साल का? पहले साल का ही है ना बच्चे? चलिए विष्णु, आज आपकी ना क्लास नहीं है दोस्त 12 बजे वाली। ठीक है, चलिए मुझे बताइए बेटा 18-19 में कोई डाउट लेजर में? चलो मैं फटाफट बनाता हूँ, क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट ईयर बताइए मैं क्या करूंगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट? और क्लोज कैसे हो जाएगा? बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आ जाएगी मेरी? कौन से दिन की? 31 मार्च। ठीक है जी, आइए डेप्रिसिएशन में डालते हैं। डेप्रिसिएशन टू 3 लाख। और बेटा लेजर कैसे क्लोज होगा? बाय P&L 3 लाख। क्लियर है जी? चलिए नीचे बैलेंस शीट और वो बन जाएगी अब आपकी। ठीक है, मुझे नेक्स्ट ईयर बताइए ब्रॉड डाउन कितना आ जाएगा बेटा? 7 लाख। इस साल में डेप्रिसिएशन तो पूरी थी, तो डेप्रिसिएशन हो गई 3 लाख, और रह कितना जाएगा? 4 लाख। मेरा थर्ड ईयर क्लोज हो गया। यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है जी? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 3 लाख, और ये ट्रांसफर एंट्री डल गई मेरी 3 लाख। अब बेटा आखिरी साल है, और इस आखिरी साल के अंदर मैंने एसेट को बेचा है, तो मुझे बताइए मेरी ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है? 4 लाख। ठीक है जी, आप मुझे बता दीजिए डेप्रिसिएशन मैंने कितना चार्ज करा? 1.5 लाख। कौन सी डेट को? 1 अक्टूबर। तो बाय डेप्रिसिएशन ये कौन सी डेट को डली होगी? 1 अक्टूबर 2021। कितना? 1.5। तो मैंने एंट्री डाली थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ क्या डाल दूंगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख, और इसको क्लोज कैसे कर दूंगा? 1.5। पहले बता दो मुझे डेप्रिसिएशन के लेजर में कोई दिक्कत? ऑल क्लियर? अब रही बात मेरे फिक्स्ड एसेट के अंदर कितने रुपए आ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं चाहे इसको फ्री में दे दूं मैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट क्रेडिट कितने से होगा? क्योंकि वरना बंद नहीं होगा ना सर। अगर कोई चीज चली गई है तो उसकी वैल्यू तो 0 हो जानी चाहिए ना। और मुझे बताओ अगर मैं 2.5 लाख की चीज
200 करोड़ की बेच दूं तो कितने से क्रेडिट होगा? 2.5 लाख से। बात बताओ, अगर तुम यहाँ पे 200 करोड़ का बेच तो यहाँ पे बाय बैंक लिख दोगे, ये बिक गया चला गया, अगर तुम 200 करोड़ बैलेंस जीरो हो रहा है, ये उधर बैलेंस आ जाएगा। भैया एसेट तो जीरो होना चाहिए ना। तो आप एक चीज समझिएगा, मैं एक जस्ट जनरल आपको बता रहा था, अगर हम एंट्री के थ्रू जाएं बैंक टू फिक्स्ड एसेट टू प्रॉफिट, तो क्रेडिट कितने से होना चाहिए फिक्स्ड एसेट? 2.5 लाख। बट आपको मैं एक चीज बोलता हूं, बाय बैंक कितने से कर रहा हूं बेटा? तो ये तो फिर बैलेंस आ जाएगा, लेकिन मैं प्रॉफिट एंड लॉस को कहाँ डाल दूंगा? यहाँ डाल दूंगा। ये दिख रहा है? या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप सिर्फ और सिर्फ बाय बैंक में कितना दिखा दो, ठीक है? ज्यादा अच्छा क्या लगता है, जो बैंक में आया, अगर तुम पोस्टिंग देखोगे, बैंक टेक्निकली अगर मैं देखूं फिक्स्ड एसेट के कॉरेस्पॉन्डिंग डेबिट तो सिर्फ बैंक है, वो भी कितने अमाउंट से? 4 से नहीं है टेक्निकली। अगर तुम इस एंट्री को तोड़ोगे तो 2 एंट्री बनेंगी बेटा, बैंक टू फिक्स्ड एसेट 2.5 लाख, बैंक टू पीएनएल 1.5 लाख। तो टेक्निकली फिक्स्ड एसेट से रिलेट तो 2.5 लाख वाला करता है, लेकिन मैंने क्या करा, मैंने तो पूरा डाल दिया, तो इसलिए मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग टू पीएनएल कर दिया। क्योंकि भैया फिर अगर मैं जब फिक्स्ड एसेट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये ले रहा हूँ तो ये 2 पीएनएल वाला भी यहाँ पर, और ये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट ऑन सेल। अब आप मुझे बताइए आपका बैलेंस कितने का आ गया? आई मीन कैरेट डाउन कितने का हो गया? अब 0 हो गया बच्चे, क्योंकि यहाँ पर भी 5.5 लाख आ गया, और यहाँ पर मुझे बताइए यहां तक अगर कोई दिक्कत है, यहां तक ऑल क्लियर? है जी। बकाश क्लियर है दोस्त? यस सर। कार्तिकेश? यस सर क्लियर है। चलिए बताइए, क्लियर है बच्चों इधर? फिर नहीं डालोगे, वो उसका ना लेजर प्रॉफिट ऑन सेल का अलग बनता है, ठीक है? मतलब जैसे मैं तुम्हें चलो बताता हूँ, वो वैसे कहीं मैंने अभी ना पीएनएल इसलिए लिखा था, देखो जैसे सपोज करो, चलो मैं पूरा प्रॉपर ही बताता हूँ तुम्हें, मैंने आगे के पॉइंट में बोलना था, अभी टाइम है अपने, बोल देते हैं। आप ये जो पीएनएल है ना, चलो इसको ऐसा कर लो ना, देखो अगर करेक्ट तरीका तो मैं बोलूं तो 2 पीएनएल की जगह क्या लिखते हैं बच्चे यहाँ पे? प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है? तो प्रॉफिट ऑन सेल किधर आ गया फिर तुम्हारा? ये इधर आ गया। और बेटे प्रॉफिट ऑन सेल के नाम का तो एक और नया लेजर खुल गया ना, ठीक है? अब आप मुझे बताइए, प्रॉफिट ऑन सेल का जो नया लेजर खुला है, इसकी एंट्री क्या डलेगी? बाय बैंक, कितना? अब आप मुझे इतना बता दीजिए, इसको बंद कैसे करें? आपके हिसाब से लेजर एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है कि एक्सपेंस है? तो अगर इनकम है तो कहाँ जाएगा? पीएनएल। टू पीएनएल 1.5 लाख। बड़ी ध्यान से सुनना, कौन से साल का पीएनएल बना रहा हूं मैं? आखिरी साल कौन सा था मेरा? ये एंट्री क्या बनी है? प्रॉफिट एंड लॉस टू पीएनएल, आई मीन प्रॉफिट ऑन सेल टू, तो पीएनएल में किस साइड आ जाएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितना? और अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ यही इनकम है या कोई खर्चा भी डालना? डेप्रिसिएशन भी तो है रे 21-22 की। अगर मैं 21-22 का, तुम्हारे दिमाग में ऐसे तेजी होनी चाहिए एकदम,
मैं पीएनएल कौन से साल का बना रहा हूँ? 21-22 में इनकम तो आ गई क्या? 21-22 में कोई खर्चा नहीं है आपका? देखो बेटा 21-22 में क्या खर्चा था, ये भेजा ना तुमने खर्चे को, जो डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कर दो रही है, तो क्या आ गया? पीएनएल टू 6 महीने की जो डेप्रिसिएशन लगाई तुमने, ये चांस की बात है कि ये इनकम और ये बराबर है, ये ऐसा नहीं है कि बराबर, ये चांस की बात है कि आपका ये क्लियर है आपको किस तरीके से प्रॉफिट दर। चलिए अब मुझे बताइए यहां तक अगर कोई डाउट है बच्चा। कोई डाउट यहां तक बच्चों? सब समझ आ गया? चलिए गुड। तो बेसिकली मैंने ना आपको लेजर कैसे बनते हैं मैंने वो आइडिया दे दिया, जर्नल एंट्रीज और बच रही हैं, फिर मेथड्स है, बट लेजर का पूरा आइडिया लग गया किस तरीके से लेजर बन रहा है। ठीक है चलिए, तो यहां तक रखेंगे सर, और नेक्स्ट क्लास में आपका फिर मैं फर्दर किस तरीके से ऑल्टरनेटिव्स हैं और मेथड्स हैं वो डिस्कस करूंगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो बच्चे। सर मुझे बेसिक वाला वीडियो कब मिलेगा? बेसिक अभी भेज देता हूँ दोस्त, मिंकी मैम से ले लेना, मैं अभी मिंकी मैम को भेज दूंगा, बाकी बच्चों को भेज दो ना, देख लेना, सारे बच्चों के लिए वो ओके सर। हेल्पफुल है। ठीक है, मैं 2 वीडियोस दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा वो डाल दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको मतलब वो जो बेसिक वाली वीडियो होगी ना, आपको ऐसा नहीं है कि एकदम देखना है, बट कभी भी संडे को बैठ रहे हो या कुछ है तो आपने सिर्फ देखा कि भाई क्या बोल रहा हूँ उसमें, बिकॉज दैट इज रेलिवेंट फॉर नॉट जस्ट फॉर सिर्फ फाउंडेशन के बच्चों के लिए नहीं है, वो स्कूल के लिए भी है, वो ऑफिस गोइंग के लिए भी है, वो एक कॉमन वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, तो उससे आपके कई बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब पर है, ये तो फादर्स डे की है, हाँ चैनल की। ठीक है, ये वाली नहीं है इसमें बेसिक्स। हाँ सब्सक्राइब किसने? ठीक है ठीक है, तो उसमें वैसे मैं मतलब वो कब चैनल बनाया था मैंने, जब एकदम कोविड फर्स्ट टाइम ही आया था ना, तो सारी चीजें यूट्यूब पे डलनी स्टार्ट हो गई थी, फिर अभी मैंने भी 2 साल से ऐसा कोई एक्टिव नहीं है, बस अब करना है उस चीज को। ठीक है, बट वो वीडियो बहुत हेल्पफुल है बच्चे, वो जरूर देखना। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं और मिलेंगे जी, अब वेंसडे मिलेंगे और आगे बढ़ाएंगे डिप्रिसिएशन। कल मैथ्स के सर की एक बार मैं बता दूंगा होगी तो। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 सर। बाय बाय।